आधी रात को मोहम्मद जहूर की आंख पंखा बंद होने की वजह से खुली। उसे बाहर से कुछ शोर शराबे की आवाजें भी आ रही थीं। फिर अचानक उसे अपने दरवाजे के बाहर भारी जूतों की धमक महसूस हुई। उसका दरवाजा जोर जोर से बजाया जाने लगा और फिर फायरिंग शुरू हो गई। वो डर गया। उसे अंदाजा हो गया था कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और इससे पहले कि वो कोई आवाज निकालता, उसके फ्लैट का दरवाजा किसी ने लातों से तोड़ना शुरू कर दिया। पुलिस की वर्दियों में मलबूस अफराद ने उसको बालों से पकड़कर झुकाया और घूंसों और क्लाशिंकोफों के बटों से तशद्दुद शुरू कर दिया। शोर की आवाज सुनकर उसकी बीवी बच्चे भी जाग गए थे। बीवी ने शोर मचाने की कोशिश की तो एक पुलिस वाले ने उसके मुंह पर बूट की ठोकर रसीद कर दी। वो मोहम्मद जहूर को घसीटकर बाहर ले जाने लगे और फिर एक बार फिर शदीद फायरिंग हुई और फिर खामोशी छा गई। मोहम्मद जहूर को गोलियों से भून दिया गया। उसका जुर्म यह था कि वो हैदराबाद के पक्का किला का रिहायशी था और अल्ताफ हुसैन की MQM का हिमायती। ये 26 और 27 मई 1990 की दरमियानी रात का वाकया है, जब रात गए पुलिस और ईगल स्क्वाड की 100 से ज्यादा गाड़ियों ने पक्का किले का घेराव किया। मकीनों का पानी, बिजली, गैस सब बंद कर दिया गया। हत्ता के टेलीफोन की तारें भी काट दी गई। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर पुलिस एहलकारों ने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। ऐसे इल्जामात भी सामने आए कि कई खवातीन को उनके घर वालों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। छोटे बच्चों को उनके माँ बाप के सामने शहीद कर दिया गया और यह सब कुछ कई घंटों तक होता रहा, मगर कोई मदद को ना आया। और आता भी कौन, क्योंकि जिन्हें मदद को आना था वही तो खून की होली खेल रहे थे। जब मुहासरे को 2 दिन गुजर गए तो बच्चे और खवातीन भूख और प्यास से तड़पने लगे। जब कहीं से मदद की उम्मीद ना रही तो पक्का किला की खवातीन पाकिस्तान का परचम और कुरान मजीद सर पर उठाए बाहर निकली कि शायद कुरान और परचम के तकद्दुस की वजह से उनकी जानें बच जाएं, मगर ऐसा भी ना हो सका। अमन की दुहाई देते हुए अपने सरों पर कुरान उठाए घरों से निकलने वाली खवातीन को भी गोलियां मारकर हलाक और जख्मी कर दिया गया। 2 दिन में पुलिस और ईगल स्क्वाड की फायरिंग से 20 खवातीन समेत 57 अफराद हलाक और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। सानिया पक्का किला के रद्द-ए-अमल के तौर पर कराची भी बदअमनी की ज़द में आ गया और 27 और 28 मई 2 दिन के दौरान 67 अफराद हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। और इन्हीं फसादात में MQM के सेनेटर मोहसिन सिद्दीकी भी मारे गए। बेगुनाहों और मासूम लोगों के खून से खौफ और नफरत की आग भड़काई जा रही थी और अल्ताफ हुसैन का सियासी कद इस आग के शोलों के साथ साथ ऊंचा होता जा रहा था। पक्का किला सानिया इस लिहाज से भी अहम है कि इस सानिया से सिर्फ 2 हफ्ते कबल ही अल्ताफ हुसैन पहली बार लंदन गए। 29 जून 1990 को पक्का किला शोहदा के चेहलम पर अल्ताफ हुसैन पहली बार अपने वर्कर से बजरिया टेलीफोन मुखातिब हुए। यह पाकिस्तान की सियासत में अपनी तर्ज का पहला खिताब था कि हजारों मील दूर बैठा एक रहनुमा बराह रास्त अपने लोगों से मुखातिब था। अगले 2 साल में अल्ताफ हुसैन 2 बार लंदन गए और वापस आ गए, मगर जून 1992 के ऑपरेशन से चंद हफ्तों पहले वो तीसरी और आखिरी बार लंदन चले गए और उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का बेताज बादशाह कभी लौटकर नहीं आया। आप यहाँ पे तमाम हालात को संभाल लेंगे। मैं इत्मीनान और सुकून के साथ यहाँ से रवाना हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह ताला जो है वो मुझे अपने मकसद में कामयाब करे, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। और जो हुक्मरान है मैं तो उसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दिल में खौफ खुदा पैदा करे कि वो अवाम का कत्ल-ए-आम और लूट मार जो हो रही है उसको रोकने के लिए सख्त इक़दाम करें। कराची के बदतरीन हालात को इंतहाई करीब से देखने वाले कोर कमांडर आसिफ नवाज जंजुआ अब आर्मी चीफ बन चुके थे और उनके अल्ताफ हुसैन के साथ कोई बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। चंद साल पहले बकरीद के मौके पर जब नामालूम अफराद ने ईदी फाउंडेशन का खालों से लदा ट्रक छीन लिया तो उस वक्त जनरल आसिफ नवाज ने अल्ताफ हुसैन को डायरेक्ट फोन किया और धमकी दी कि अगर 24 घंटों में ट्रक वापस ना किया गया तो वो 90 पर टैंक चढ़ा देंगे। जून 1992 में उन्होंने बज़ाहिर नवाज हुकूमत की हिमायत के साथ सिंध में एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम ऑपरेशन ब्लू फॉक्स या ऑपरेशन क्लीन अप रखा गया। नवाज शरीफ चाहते थे कि ऑपरेशन का दायरा वसी हो, जबकि आसिफ नवाज का सारा फोकस अल्ताफ हुसैन को माइनस करने पर था। और फिर कराची में तशद्दुद और तबाही का एक नया दौर शुरू हुआ।
फौजी हिमायत और मुकम्मल सरपरस्ती में कराची में हकीकी तब्दीली लाने की कोशिशें शुरू हो गईं। सन 91 में पार्टी से निकाले गए रहनुमाओं आफाक अहमद और आमिर खान को मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वापस कराची लाया गया और साथ ही दर्जनों मेंबराने कौमी और सूबाई असम्बली के जमीर भी जगा दिए गए और फिर शुरू हुआ कराची की सियासत का एक तारीखी ड्रामा। 19 जुलाई 1992 को लाहौर और पिंडी से ताल्लुक रखने वाले कई सहाफी हजरात को कराची बुलाया जाता है और फिर पाक फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर आसिफ हारून उनके सामने अब तक की पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी साजिश बेनकाब करते हैं। सहाफियों को बताया जाता है कि MQM हुकूक नहीं अलहदगी की जंग लड़ रही है। अल्ताफ हुसैन महाजरों के लिए एक अलग रियासत जिनाहपुर बनाना चाहते हैं। 90 से नई रियासत के नक्शे तक बरामद कर लिए गए। अगले कई हफ्तों तक मीडिया अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान का एनिमी नंबर 1 साबित करने की कोशिशों में लगा रहा। उधर सड़कों पर महाजर से लड़ता रहा। जनरल आसिफ नवाज की लोहे को लोहे से काटने की पॉलिसी पर भरपूर तरीके से अमल दरामद हो रहा था, मगर सिर्फ चंद महीनों बाद 18 अक्टूबर को तमाम अखबारात में पाक फौज का एक और बयान सामने आता है। 3 माह कबल तक जिन नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर अल्ताफ हुसैन को गद्दार साबित किया जा रहा था, अब अचानक उनके वजूद से ही इंकार कर दिया गया। कौन सा जिनापुर, कैसा जिनापुर? महाजरों की अलग रियासत से मुताल्लिक तमाम खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि ना तो ऐसा कोई मामला कराची कोर कमांडर की किसी भी मीटिंग में डिस्कस किया गया है और ना ही हुकूमत को इस बारे में कोई दस्तावेजात दी गई। आज भी मैं मुतालबा करता हूं कि जिन फौजी अफसरान ने MQM की इमेज को बिगाड़ने के लिए, मेलाइन करने के लिए जिनापुर की साजिश तैयार की और उसमें लफ्ज जिना का चुनाव किया, उन अफसरों को पर गद्दारी का मुकदमा चलाकर सरेआम फांसी दी जाए। जिनापुर के नक्शे का पूरी कहानी है, ये बिल्कुल ड्रामा था। मैंने 7 दिन लेने के बाद, अपनी तफ्तीश कराने के बाद जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सरासर ड्रामा है और MQM के किसी दफ्तर से ये नक्शे बरामद नहीं हुए। चंद हफ्तों बाद नवंबर में MQM के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक रुपोशी तर्क करके मंजर आम पर आते हैं। वो बराह रास्त अल्ताफ हुसैन के खिलाफ तो कुछ नहीं कहते, लेकिन तमाम लोग जानते थे कि चेयरमैन और बानी MQM अब एक पेज पर नहीं रहे। पिछले 6 महीनों में बहुत से लोग अल्ताफ हुसैन को छोड़ चुके थे, लेकिन पुराने साथी और हमराज अजीम अहमद तारिक की जुदाई ने अल्ताफ हुसैन का दिल तोड़ दिया और उन्होंने दिसंबर 1992 में सिर्फ 39 साल की उम्र में पहली बार सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अगले 25 सालों में उन्होंने कमोबेश 1 दर्जन बार इस तरह के ऐलानात दोहराए। कई बार तो उनकी अलहदगी सिर्फ चंद घंटों ही की रही। जनवरी 1993 में आर्मी चीफ आसिफ नवाज को जॉगिंग करते हुए दिल का दौरा पड़ता है और वो इंतकाल कर जाते हैं। अब्दुल वहीद काकड़ ने नए आर्मी चीफ की हैसियत से कमान संभाली। पिंडी में होने वाली इस तब्दीली ने लंदन में बैठे अल्ताफ हुसैन के लिए कराची की सियासत के दरवाजे एक बार फिर खोल दिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद साहब, कोर कमांडर से जनरल नसीर अख्तर साहब, खुदारा हमें गैर न समझो, खुदारा हमें गैर न समझो। उसी साल मार्च में अल्ताफ हुसैन ने दोबारा MQM की कमान संभाली और अल्ताफ हुसैन की वापसी के साथ ही अजीम अहमद तारिक से तमाम जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। 1991 में आफाक अहमद और आमिर खान की अलहदगी पर लगाया जाने वाला नारा एक बार फिर गूंजने लगा कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। और फिर 1 मई 1993 को वो वाहिद शख्स जिसे लोग अल्ताफ हुसैन का मुतबादिल करार दे रहे थे, कत्ल कर दिया गया और तमाम उंगलियां लंदन की जानिब उठने लगी। अल्ताफ हुसैन की उनसे नाराजगी ढकी छुपी नहीं थी और यह कैसे हो सकता था कि 90 से चंद किलोमीटर दूर दस्तगीर में अपने ससुराल में रुपोश अजीम अहमद तारिक को कोई बाहर से आकर मार दे। अगले कई साल तक MQM के कमोबेश 1 दर्जन अहम रहनुमा नामालूम अफराद की गोलियों का निशाना बनते रहे। ये नामालूम लोग कौन थे सबको मालूम था, मगर सब खामोश रहते थे। 1993 में बेनजीर एक बार फिर इख्तिदार में आ चुकी थी। उन्होंने इंतहाई एग्रेसिव मिजाज रखने वाले नसीरुल्लाह बाबर को वजीर दाखिला बना दिया और फिर कराची में जारी ऑपरेशन की कमान रेंजर्स और पुलिस ने संभाल ली।
लंदन में सुकून से बैठे अल्ताफ हुसैन हर दूसरे दिन कराची में हड़ताल की कॉल देते थे और पूरा कराची मिनटों में बंद करा दिया जाता। सन 85 से शुरू होने वाली तशद्दुद की सियासत अब अपने उरूज पर थी। फारूक दादा, फहीम कमांडो, नईम शर्री, जावेद लंगड़ा, रेहान काना समेत सैकड़ों कारकुनान अल्ताफ हुसैन के इशारों पर एक बेमकसद जंग में कूद पड़े। एक ऐसी जंग जिसका अंजाम सिर्फ मौत था। हकूक के नाम पे, नजरियात के नाम पे, कौमियत के नाम पे हम लोगों को मतलब ब्रेन वॉश करके काम करवाते रहे, काम करते रहे एमकेएम के अंदर। जब हम लोगों की जरूरत पूरी हो गई तो हम लोगों को टिश्यू की तरह दाया कर दिया गया। अल्ताफ हुसैन की तशद्दुद की पॉलिसी ने इंतहाई तालीम याफ्ता महाजिर अक्सरियत के कराची को कितना नुकसान पहुंचाया उसका हिसाब लगाना नामुमकिन है। लेकिन एक मुहतात अंदाजी के मुताबिक इस जंग में अल्ताफ हुसैन के अपने भाई और भतीजे समेत कराची के 20 से 25 हजार अफराद अपनी जानों से गए, जबकि लाखों का मुस्तकबिल तबाह हो गया। कराची पर अपने कंट्रोल को कायम रखने के लिए अल्ताफ हुसैन ने सारे अहम मामलात सियासी रहनुमाओं के बजाय तंजीमी रहनुमाओं या फिर यूनिट या सेक्टर कारकुनान के जरिए चलाने शुरू कर दिए। कोई कितना भी बड़ा रहनुमा हो, विफाकी वजीर हो, 9-0 पर मौजूद तंजीमी ढांचे का कोई अदनासा कारकुन भी उसे सरेआम तजलील का निशाना बना देता। कई बार तो बड़े बड़े रहनुमाओं के साथ मारपीट भी की गई। फरवरी 1997 में नवाज शरीफ एक बार फिर वजीर आजम बन गए और अल्ताफ हुसैन उनके इत्तेहादी। कायदे तहरीक ने एक दिहाई से बदमनी और शदीद माशी बदहाली के शिकार कराची शहर में तरक्याती काम कराने के बजाय पिछले कई साल के हिसाब बराबर करना शुरू कर दिए और एमक्यूएम के हुकूमत में होने के बावजूद कराची में खून की नदियां बहती रही। हकीम सईद, KESCMD शाहिद हामिद, नून लीग रहनुमा ज़ुहैर अकरम नदीम, दर्जनों अहम शख्सियात बेवजह कत्ल कर दी गई। उधर लंदन में अल्ताफ हुसैन ने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए। अजीजाबाद के 120 गज के मकान में रहने वाला मिडिल क्लास का अलंबरदार लंदन के महंगे तरीन इलाकों में जायदादें बनाने लगा। तहरीक को अब सिर्फ खून की नहीं, पाउंड्स की भी जरूरत थी। उधर पाकिस्तान में 11 साल से जैसे तैसे चलने वाला जमहूरी निजाम एक बार फिर लपेट दिया गया। अल्ताफ हुसैन इस तब्दीली को बहुत गौर से देख रहे थे, क्योंकि नवाज शरीफ का तख्ता पलटकर इक्तदार में आने वाले जनरल सैयद परवेज मुशर्रफ भी एक महाजिर थे। साल, सदी और सियासत सब बदल रहे थे, मगर उधर अल्ताफ हुसैन की जाती जिंदगी में भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली थी। इस वीडियो के अगले और आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि किस तरह परवेज मुशर्रफ ने अल्ताफ हुसैन की दम तोड़ती सियासत में जान डाली। छोटे छोटे घरों से आने वाले रहनुमा किस तरह बड़े बड़े महलों के मालिक बन गए, और आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह एस्टेब्लिशमेंट से यारी बिल आखिर गद्दारी में बदल गई।